तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों बैंडिट्स चेंगयू की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह तीनों आपस में बात करते हुए चेंगयू को हराने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी ओर चेंगयू अपने डुअल डैगर्स के साथ उनसे फाइट करने के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी वह तीनों अपनी फुल स्पीड में चेंगयू के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब चेंगयू अकेले ही उन तीनों के कंबाइंड अटैक्स का सामना कर रहा होता है। दूसरी ओर साओनान एक पेड़ के पीछे से छिपकर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, मैं सच में यूजलेस हूँ। मास्टर यहाँ पर मुझे बचाने के लिए अकेले इन तीनों खतरनाक बैंडिट से फाइट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे वह तीनों बैंडिट्स चेंगयू के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी ओर चेंगयू की स्पिरिचुअल एनर्जी भी डिक्रीज होती चली जा रही होती है, जो देखते ही वह तीनों बैंडिट्स दोबारा से चेंगयू को घेर लेते हैं और अब वह एक साथ चेंगयू के ऊपर अटैक करते हैं। पर चेंगयू अचानक से उनके सामने से हट जाता है, जिससे वह बैंडिट्स आपस में ही एक दूसरे को घायल कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए चेंगयू फीक्विन को बाहर बुलाता है और अब वह फीक्विन से बोलता है कि मेरे पास जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स बचे हुए हैं उन सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले मैं यहाँ पर केओस सर्पेंट टेक्निक को मास्टर करना चाहता हूँ। यह सुनते ही फीक्विन काफी तेजी से उन रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले चेंगयू को केओस सर्पेंट टेक्निक सिखा देती है। तभी तीनों बैंडिट्स दोबारा से खड़े होते हुए चेंगयू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी चेंगयू अपने केओस सर्पेंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक ही अटैक में उन तीनों बैंडिट्स को घायल कर देता है। अब तीनों बैंडिट ब्रदर्स वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई होती है। तभी फर्स्ट ब्रदर बोलता है, थर्ड ब्रदर क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारी हड्डियां तो नहीं टूटी? थर्ड ब्रदर बोलता है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरी बॉडी के अंदर अब फाइट करने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तभी सेकंड ब्रदर बोलता है, यह चेंगयू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वरना यह अपने एक ही अटैक में हमें जान से मार सकता है। तभी थर्ड ब्रदर खड़ा होते हुए बोलता है, अब हमारे पास उस टेक्निक को यूज करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तो हमें अब उस टेक्निक का यूज करना ही होगा। जो सुनते ही फर्स्ट और सेकंड ब्रदर दोनों ही उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और अब वह तीनों दोबारा से फाइट के लिए तैयार होते हुए काफी तेजी से चेंगयू की ओर आगे भागते हैं, जो देखते ही चेंगयू दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर इस बार वह तीनों बैंडिट्स चेंगयू के ऊपर अटैक करने के बजाय उसके पैरों में गिरकर नील डाउन करने लगते हैं। वहीं पर वह रोते हुए बोल रहे होते हैं, मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। यह देखते ही चेंगयू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह बोलता है, मैंने आज से पहले तुम जैसे बैंडिट्स कभी नहीं देखे। तभी सेकंड ब्रदर बोलता है, मास्टर हम बैंडिट्स नहीं हैं, हम तीनों बस वॉन्डरर्स हैं और एक दिन एक जंगल में घूमते घूमते हमें एक कल्टीवेशन की बुक मिली, जिस कल्टीवेशन बुक के अंदर से मैंने डिफेंस को मास्टर किया। फर्स्ट ब्रदर ने अटैक को और थर्ड ब्रदर ने स्पीड को, और काफी लंबे समय से हम तीनों एक ही टेक्निक की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जिस वजह से हमारा अटैक, स्पीड और डिफेंस नॉर्मल कल्टीवेटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से गुजरने वाले लोगों से थोड़ा टोल टैक्स वसूल करें। हम बैंडिट्स नहीं हैं, हमने आज तक किसी को भी जान से नहीं मारा है, हम बस गरीब आदमी हैं। तभी थर्ड ब्रदर रोते हुए बोलता है, मास्टर हमने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, तो प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। तभी चेंगयू बोलता है, भले ही तुम तीनों ने आज तक किसी को भी जान से ना मारा हो, पर तुमने यहाँ से गुजरने वाले कई लोगों को लूटा है, तो आज यहाँ पर मैं तुम्हें लूटूंगा। अपने पास मौजूद सभी कीमती चीजें मेरे हवाले कर दो। पर उन तीनों के पास वहां पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है और अब वह तीनों रोते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर पिछले 3 दिनों से हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया है और आपको देने के लिए हमारे पास इस जगह पर कुछ भी नहीं है, तो प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। और आप तो एक काइंड मास्टर हो, तो प्लीज हमें कुछ पैसे दे दीजिए जिससे हम यहाँ पर कुछ खरीद कर खा सके। तभी वुल अचानक से समनिंग स्पेस से निकलकर बाहर आता है और अब वुल को देखते ही वह तीनों बैंडिट्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। तभी साओनान भागते हुए चेंगयू के पास आता है और अब वह लगातार चेंगयू की तारीफ करने लगता है। दूसरी ओर वुल सभी लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा सेकंड ब्रदर के हाथ में मौजूद एक बोन के पास जाता है और अब वह उस हड्डी को वहां पर खाने की कोशिश करने लगता है। चेंगयू उसे वहां पर रोकने की कोशिश करता है, पर वुल कुछ सेकंड्स के अंदर ही उस हड्डी को वहां पर खा जाता है
और अब उस हड्डी को खाने के बाद वुल आराम से सो जाता है, जो देखते ही चेंग्यू काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। और अब वह उन तीनों बैंडिट से बोलता है, तुम तीनों सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो। मेरे स्पिरिचुअल पेट ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि वह तुमसे बस यह हड्डी मुआवजे के तौर पर लेगा, तो अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही वह तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सावनान वुल को देखता है, जो वहां पर अनकॉन्शियस हालत में पड़ा हुआ होता है, और यह देखते ही वह बोलता है, मास्टर, शायद से उस हड्डी के अंदर पॉइजन मिला हुआ था, जिसे खाने के बाद वुल यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया। यह सुनते ही चेंग्यू गुस्से में उन तीनों से बोलता है, आखिर तुमने उस हड्डी में क्या मिला रखा था। अब यह सुनते ही वह तीनों बैंडिट्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। और अब सेकंड ब्रदर बोलता है, मास्टर, मुझे घूमते घूमते एक जगह पर वह हड्डी का टुकड़ा मिला था। वह हड्डी किसी भी लोहे के वेपन से काफी ज्यादा मजबूत था, इसीलिए मैं आज तक उसे एक वेपन की तरह यूज कर रहा था। मुझे उस हड्डी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह सुनते ही चेंग्यू उन तीनों को इग्नोर करते हुए अब सावनान को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। और अब चेंग्यू को जाते हुए देखकर वह तीनों नील डाउन करते हुए वहां पर चेंग्यू को उनकी जान बख्शने के लिए थैंक्स करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंगहाओ का ग्रैंडफादर अपने डिसाइपल्स के साथ ब्लैकस्टोन सिटी के ऊपर अटैक कर देता है। और अब वह ब्लैकस्टोन सिटी को जलाकर राख करने लगता है, पर उसे उस जगह पर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता है, जो देखते ही वह गुस्से में अपने बगल में खड़ी बाइजिन से बोलता है, आखिर ब्लैकस्टोन सिटी के सभी लोग रातों ही रात कहाँ गायब हो गए, और आखिर इस जगह पर आकर मेरे ग्रैंडसन की मौत कैसे हुई, आखिर मेरे ग्रैंडसन को किसने मारा है। तभी बाइजिन बो डाउन करते हुए बोलती है, एल्डर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और तो और मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर सीनियर ब्रदर चेंगहाओ इस जगह पर क्या करने के लिए आए थे। सेक्ट मास्टर ने मुझे अनाइलेशन सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, पर पता नहीं कैसे सीनियर ब्रदर चेंगहाओ मुझसे पहले ही ब्लैकस्टोन सिटी में आ गए और इस जगह पर उनकी मौत हो गई। और जब तक मैं ब्लैकस्टोन सिटी में पहुंची तब तक सिटी के सभी लोग गायब हो चुके थे। तो इस जगह पर सीनियर ब्रदर चेंगहाओ के साथ क्या हुआ, मुझे उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। तभी चेंगहाओ का ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करते हुए बाइजिन को वहां पर हवा में उठा देता है और बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम सेक्ट मास्टर की पर्सनल डिसाइपल हो, तो तुम्हें कोई भी पनिश नहीं करेगा। मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस जगह पर क्या हुआ था, और आखिर इस जगह पर मेरे ग्रैंडसन की मौत कैसे हुई। बाइजिन बोलती है, एल्डर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और तो और सेक्ट वापस लौटने के बाद मैंने आपके ही मुंह से यह सुना कि सीनियर ब्रदर चेंगहाओ की मौत हो चुकी है, तो प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। यह सुनते ही एल्डर बाइजिन को खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है, मैं इस मर्डर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूंगा, और बाइजिन, अगर मुझे इन सभी चीजों में तुम्हारी थोड़ी सी भी इन्वॉल्वमेंट मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंगयू और सावनान ट्रैवल करते हुए जोंगहुआन सिटी में आ पहुंचते हैं। और अब चेंगयू देखता है कि जोंगहुआन सिटी ब्लैकस्टोन सिटी से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही साथ इस सिटी में ब्लैकस्टोन सिटी के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ होती है। तभी सावनान चेंगयू को बताता है कि जोंगहुआन सिटी में एक बंदरगाह मौजूद है, और अगर किसी भी पर्सन को बाफेन सिटी जाना है तो उसे इसी सिटी में आकर बंदरगाह से शिप को पकड़ना होगा, क्योंकि यहीं से शिप बाफेंग सिटी जाती है। चेंगयू बोलता है, तो इसी वजह से यह सिटी इतना ज्यादा बिजी है। और अब वह चलते चलते एक वाइन शॉप के पास आता है, और अब वह सावनान से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक पर जाकर हमारे बाफेन सिटी जाने के लिए शिप को बुक करो, तब तक मैं इस जगह पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंगयू वाइन शॉप में बैठा वाइन पी रहा होता है। तभी सावनान काफी तेजी से भागते हुए उस जगह पर आता है, और अब वह चेंगयू को बताता है, मास्टर, मैंने उस जगह पर बहुत ढूंढा, पर बाफेन सिटी जाने वाले सभी शिप्स की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। वैसे मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। यह बोलते हुए वह सामने रखे हुए वाइन को पी जाता है, पर उस वाइन को पीते ही वह अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो जाता है। अब चेंगयू सावनान को नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर सावनान बेहोश हो चुका होता है, जो देखते ही वह शॉप के ओनर से बोलता है, मिस्टर, मैं थोड़ी देर में वापस आया, तब तक क्या आप मेरे लिए इस बच्चे का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यह बोलते हुए वह शॉपकीपर को एक सिल्वर इंगेट देता है, और अब वह वहां से चला जाता है। दूसरी ओर सिल्वर इंगेट पाकर शॉपकीपर काफी ज्यादा खुश होता है। अब चेंगयू चलते चलते डॉक पर पहुंचता है, और अब वह वहां पर मौजूद लोगों से बाफेन सिटी जाने वाले शिप के बारे में पूछने लगता है। दूसरी ओर उस डॉक के ऊपर
हैंग्यू पैलेस की कई सारी डिसाइपल्स मौजूद होती है जो उस जगह पर किसी को ढूंढ रही होती है, पर काफी ढूंढने के बावजूद उन्हें वह पर्सन नहीं मिलता है। अब एक लेडी बोलती है, अब हमारे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हम इस जगह पर रुककर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द एल्डर को इस बारे में बताना चाहिए। यह सुनते ही हैंग्यू पैलेस के सभी डिसाइपल्स काफी तेजी में उस जगह से चले जाते हैं। दूसरी ओर चेंग्यू घूमते घूमते एक पर्सन के पास आता है और अब वह बोलता है, तो क्या आप ही उस शिप के कैप्टन हो जो शिप यहाँ से बाफेन सिटी जाने वाली है? वह पर्सन हाँ में सर हिलाता है और अब वह बोलता है, बाफेन सिटी जाने वाली सभी शिप्स फुल हो चुकी है और मुझे अभी इस जगह पर कुछ काम है, जिस वजह से मैं अपने शिप को लेकर 2 घंटे बाद यहाँ से निकलूंगा। यह सुनते ही चेंग्यू बोलता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 घंटे के बाद आपके साथ आपके शिप पर चलने के लिए तैयार हूँ। और अब वो अपने पास से एक गोल्डन इंगिट निकालकर कैप्टन को देता है और बोलता है, हम 2 लोग हैं और हम 2 घंटे के बाद आपको इस जगह पर मिलेंगे। अब गोल्डन इंगिट को देखते ही कैप्टन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं आपका इंतजार करूंगा। और तो और मास्टर, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको और आपके साथी को एक वीआईपी रूम दूंगा। जो सुनते ही चेंग्यू काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह कैप्टन से पूछता है, क्या यहाँ पर कहीं पिल पवेलियन मौजूद है, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन खरीदने हैं। जो सुनते ही कैप्टन चेंग्यू को पास में ही मौजूद एक मेडिसिन शॉप के बारे में बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हैंग्यू पैलेस के एल्डर को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी हैंग्यू पैलेस की एक डिसाइपल उनके पास आते हुए बोलती है, एल्डर। अब अपने डिसाइपल को देखते ही एल्डर परेशान होते हुए बोलती है, क्या तुम्हें वह मिला? पर डिसाइपल ना में सर हिलाती है। जो देखते ही एल्डर परेशान हो जाती है और अब वह बोलती है, अब हम इस जगह पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें जल्द से जल्द बाफेन सिटी की ओर निकलना होगा, वरना हम स्पिरिचुअल ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए लेट हो जाएंगे। तभी डिसाइपल बोलती है, पर एल्डर अब तक हमें वह नहीं मिली है और तो और आखिर हम इस जगह पर उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? एल्डर बोलती है, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वह बहुत ही ज्यादा चालाक है, वह बिना किसी प्रॉब्लम के बाफेन सिटी तक पहुंच जाएगी। तो अब हमें बिना टाइम वेस्ट किए बाफेन सिटी की ओर निकलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंग्यू घूमते घूमते मेडिसिन शॉप में आता है और अब वह उस जगह से काफी बड़े फर्नेस को खरीदता है। साथ ही साथ वह पिल रिफाइनिंग के कई सारे मटेरियल्स भी खरीदता है और अब वह उन सभी चीजों को अपने स्पेस पॉकेट के अंदर रखने के बाद वापस से वाइन शॉप की ओर जाने लगता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं और वह उस छोटी लड़की को बहलाकर उसके पास मौजूद कीमती ट्रेजर्स उससे छीनने की प्लानिंग में होते हैं। पर तभी चेंग्यू बीच में आते हुए उन्हें रोक देता है। यह देखते ही एक पर्सन गुस्से में अपने पास से चाकू निकालते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे काम में यहाँ पर इंटरफेयर करने की? और अब वह काफी तेजी से चेंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, पर चेंग्यू बिना किसी प्रॉब्लम के उन तीनों पर्सन को वहां पर इंजर्ड करके अनकॉन्शियस कर देता है। और अब वह उस लड़की से बोलता है, तुम्हें अकेले ऐसी जगहों पर नहीं घूमना चाहिए, तो घर जाओ, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यह बोलते हुए चेंग्यू वहां से जाने लगता है, पर तभी वह लड़की चेंग्यू को आवाज लगाते हुए उसे थैंक्स करती है और अब चेंग्यू को थैंक्स करने के बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। अब चेंग्यू चलते चलते वाइन शॉप के पास पहुंचता है और अब वह जैसे ही वाइन शॉप के अंदर जाने वाला होता है, सावनान भागते हुए आकर चेंग्यू को गले लगा लेता है। वहीं पर वह जोर जोर से रो रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, मास्टर, मुझे लग रहा था कि आप मुझे अकेला इस जगह पर छोड़कर चले गए, आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पर कितना ज्यादा डर गया था। तभी चेंग्यू सावनान को खुद से दूर करते हुए बोलता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम रोने का नाटक करते हुए मेरे कपड़ों में अपना नाक साफ कर रहे हो। और अब वह बोलता है, आखिर तुम्हें नहाए हुए यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं, तुम्हारे शरीर से काफी गंदी बदबू आ रही है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी बैगर सेक्ट से बिलोंग करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जाकर नहा कर आओ और नहाने के बाद यह नए कपड़े पहनना, मैंने तुम्हारे लिए यह स्पेशली खरीदा है। अब नए कपड़े देखकर सावनान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह रोते हुए वहां पर चेंग्यू को थैंक्स करने लगता है। अब दिखाया जाता है कि वह छोटी लड़की बाई साओयू चलते चलते डॉक के पास पहुंचती है और अब वह वहां पर एक शिप को ढूंढने लगती है, पर वह शिप वहां से पहले ही जा चुका होता है। जो देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगती है, मैंने यहाँ पर हैंग्यू पैलेस के लिए एक पूरा का पूरा शिप बुक किया था और मेरे बेवकूफ सबऑर्डिनेट मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। सच में उन लोगों को मेरी कोई कदर ही नहीं है।
तो अब बाफेंग सिटी तक पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी बाई साओयू उस कैप्टन को चिल्लाते हुए देखती है जिस कैप्टन को चेंगयू ने गोल्डन इंगिट दिया था। वहीं पर वह कैप्टन चिल्लाते हुए चेंगयू और साओनान को अपनी ओर बुला रहा होता है। वहीं पर वह चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, यंग मास्टर, मेरी शिप इस जगह पर है, जल्दी आ जाइए। सभी पैसेंजर्स पहले ही यहाँ पर बैठ चुके हैं और यह शिप जल्द ही बाफेंग सिटी की ओर निकलने वाली है। और तो और मैंने यहाँ पर आपके लिए एक वीआईपी रूम तैयार रखा है। अब चेंगयू और साओनान उस शिप के ऊपर आ पहुंचते हैं। दूसरी ओर साओयू यह सब कुछ सुन लेती है और अब वह भी चोटी छिपे उस शिप के ऊपर चढ़ जाती है। दूसरी ओर शिप को देखकर साओनान काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि मैं आज पहली बार शिप के ऊपर ट्रैवल करने वाला हूँ। तभी कैप्टन चेंगयू और साओनान को उनके वीआईपी रूम में लेकर आता है और अब अपना रूम देखने के बाद साओनान चेंगयू से बोलता है, मास्टर, मैंने आज से पहले शिप की सवारी कभी नहीं की है, तो अगर आप मुझे परमिशन दो तो क्या मैं शिप को देखने जा सकता हूँ? चेंगयू बोलता है, हाँ, तुम शिप के ऊपर जितना चाहो उतना घूम सकते हो, पर इस बात का ख्याल रखना कि तुम पानी में न गिर जाओ। यह सुनते ही साओनान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह पूरे शिप पर इधर उधर भागते हुए शिप को देखने लगता है। तभी शिप का कैप्टन शिप को स्टार्ट करता है और अब शिप अपनी फुल स्पीड में बाफेंग सिटी की ओर जाने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।